नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट सी सोशल चेंजेस इन इंडिया और इसका टॉपिक नंबर 3 है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो मोटा मोटी हमें जैसे इस टॉपिक में ये देखना है कि भारत में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आपको थोड़ा तो आइडिया होगा कि ये किसकी वजह से हुआ था। ये हुआ था ब्रिटिशर्स की वजह से, बेसिकली जो कॉलोनियलिज्म हुआ था, क्योंकि हमारे पास तो ऐसी टेक्निक्स थी नहीं। क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ये कहाँ की चीज़ है कि यूरोप की चीज़ है। यूरोप में हुई थी मेनली, तो ब्रिटेन में, फ्रांस में, तो वहीं से ही आएगी। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हम इंडिया में तो डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो रीज़न है वो तो क्या है, ब्रिटिशर्स ही हैं। तो उन्होंने कैसे इसमें क्या कैसे इंडस्ट्रीज़ लगाई, क्या हुआ, तो वो हमें सब इसमें देखना है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइमलाइन इन इंडिया, द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज विद द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्केल मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1850s के आसपास। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करीब कब आई थी, 1700, 1750 के आसपास आप मान सकते हैं शुरू हो गया था काम। ठीक है, तो धीरे धीरे वहाँ पे शुरू हुआ, फैलने लगी। सबसे पहले तो वो अपना ये मिल वगैरह बनी, वो सब हुआ ना, उसके बाद फिर इंडिया में आया तो टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ से आने में टाइम लगेगा। Shift from traditional to modern production. This period represented a fundamental transition from earlier artisanal and handicraft-based production methods to mechanized industrial processes. ठीक है, तो वही जैसे जो यूरोप में हुआ था वही सब चेंजेस यहाँ पे हुए, लेकिन बस थोड़े टाइम के बाद हुए। वहाँ पे यूरोप में 1750 के आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गई थी, यहाँ पे 1850 के आसपास, मोटा मोटी, ऐसे कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है ये। तो हुआ क्या, वही सब जो वहाँ पे हुआ था, आर्टिसनल और हैंडीक्राफ्ट बेस्ड प्रोडक्शन। पहले हाथों से काम होता था, मशीनें तो थी नहीं। तो आप जैसे कोई भी एक चीज़, कपड़े बना रहे हैं, हाथों से बुन के बना रहे हैं, लकड़ी का काम हो रहा है, लकड़ी की मोटे मोटे जो वो होते हैं ना, लकड़ी के लॉग्स, उनको काट रहे हैं, वो हाथों से हो रहा है, सब कुछ हाथों से हो रहा है। तो हैंडीक्राफ्ट बेस्ड काम हो रहा है। आर्टिसनल काम मतलब कि जैसे कोई भी आर्टिस्ट वगैरह होते हैं ना, ये पॉटरी वगैरह बना रहे हैं, इस तरह का जो होते हैं, इनको आर्टिसेंस बोलते हैं। तो वो सब काम क्या है, आदमी अपने इंसान हाथों से कर रहा है, हैंडमेड इसको आप बोल सकते हैं। उससे शिफ्ट क्या हुआ, मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, मशीन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चीज़ें बनने लगी। Introduction of capitalist economic structure. The new industries operated on capitalist principles, fundamentally different from traditional production system that had existed before. ठीक है, तो ये कैपिटलिज्म की शुरुआत भी एक तरह से मान सकते हैं इंडिया में आप। भाई ऑफिशियली तो हम क्या है, एक सोशलिस्ट कंट्री हैं, सोशलिज्म है हमारे यहाँ। ठीक है, लेकिन अब कैपिटलिस्ट तो हम हैं ही, क्योंकि जैसे यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, मुकेश अंबानी जैसे लोग हैं, टाटा बिरला सब हैं। ठीक है, तो हमारी एक वो मिक्स्ड टाइप इकनॉमी है, और वही एग्जैक्टली सोशलिज्म उसको मतलब हल्का हल्का रिप्रेजेंट वही करता है सोशलिज्म, जिसमें आपको थोड़ा बहुत कम्युनिज्म की चीज़ें मिल जाती है, थोड़ी बहुत कैपिटलिज्म की चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई, तो इससे क्या हुआ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी आया, जिसमें पूंजीवाद जिसे बोलते हैं, कि कोई बड़े बड़े पैसे वाले लोग होंगे, बुर्जुआ जो होंगे, वो इंडस्ट्रीज लगाएंगे और प्रोलेटेरिएट्स को काम पे रखेंगे, मजदूर बना के, और इससे फिर वो बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं, वो अर्बनाइजेशन, गाँवों से माइग्रेशन होकर यहाँ पे आना, वो सब शुरू हो जाएगा। Emergence of wage labor system. Industrial development brought with it the concept of wage labor, creating a new employer-employee relationship in the Indian economy. वही बर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट। तो बर्जुआ कौन हो गए, मालिक लोग जिन्होंने इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाई, और वेज लेबर्स कौन हो गए, ये प्रोलेटेरिएट। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप शुरू हो गया। उससे पहले क्या था, उससे पहले हर काम हाथ से हो रहा है, तो कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है। भाई कोई मटके वाले बनाने वाला कुम्हार है, तो वो खुद ही अपना मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसी तरह कोई हाथों से बुन के कपड़े बना रहा है, या वो जैसे गांधी जी चरखा वो चलाते हैं ना, चरखा चला के कोई खादी का कपड़ा बना रहा है, तो उसका कोई मालिक नहीं है, वो खुद अपना बना रहा है और बेच रहा है, या फिर बार्टर कर रहा है, उसके बदले में गेहूं ले लिया, अनाज ले लिया, या जजमानी सिस्टम में कुछ कर लिया। ठीक है, ये जो एम्प्लॉय सिस्टम है, ये बेसिकली देखिए सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, कैपिटलिज्म, उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इससे क्या आएगी आपकी मॉडर्न इंडस्ट्रीज। और मॉडर्न इंडस्ट्रीज का जो स्ट्रक्चर है वो सारा कैपिटलिज्म बेस्ड है। कॉलोनियल पॉलिसी इन्फ्लुएंस द शेप एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कॉलोनियल पॉलिसीज इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो भाई वो तो देखिए जाहिर सी बात है कि ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा है, तो जैसी भी वो पॉलिसीज बनाएंगे बिजनेस को लेके, ट्रेड को लेके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, उनका सारा इफेक्ट मतलब उन्हीं के पॉलिसीज से ही होगा। तो जो इनकी जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, वो हम आगे देखेंगे, वो ऑब्वियसली बात है कि हमारे फेवर, मतलब इंडिया के फेवर में तो होगी नहीं, उनके फेवर में होगी। तो मोटा मोटी पॉलिसी यही थी कि यहाँ से जितना हो सके रॉ मटेरियल लिया जाए, और उसको कहाँ
अपना यूरोप भेज दिया जाए। यूरोप बेसिकली अब अंग्रेज हैं तो वो अपने लंदन में या इंग्लैंड में भेजेंगे, बाकी कोई और तो वहीं भेज सकते हैं, और वहाँ से फिर अच्छा प्रोड्यूस करके मतलब उसको फिर वापस इंडिया लाया जाए, तो जिससे क्या है ज़्यादा कमाई हो। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने जितनी कोशिश करी कि ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में ना हो, जितना हो सके रॉ मटेरियल्स ही इंडिया से एक्सट्रैक्ट किए जाएँ। Limited and dependent industrial growth. Despite being a form of progress, India's industrialization was characterized by quality dependence, foreign domination, and restricted indigenous development rather than the autonomous growth. ठीक है, तो मतलब कहने का वही है कि ऑटोनोमस ग्रोथ नहीं थी। जैसे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, वो अपने आप शुरू हुई, लोगों ने ये दिमाग लगाया, किसी ने स्टीम इंजन बना दिया, किसी ने मिल बना दी, किसी ने कुछ बना दिया, तो चीज़ अपने आप होने लगी। यहाँ पे क्या था, देखिए इसमें कुछ चीज़ों में तो हमें मानना पड़ेगा कि जो भी मॉडर्न चीज़ें इंडिया में हैं, जैसे इंडियन रेलवेज हो गई, पोस्टल सर्विसेज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बड़े बड़े डैम्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब अंग्रेज़ों ने दिए थे। वरना अगर ये नहीं होते अंग्रेज़ यहाँ पे, तो फिर हमारा को मतलब हमारे तक ये टेक्नोलॉजीज़ आने में बहुत टाइम लगता। उसी तरह जो ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, ये भी अंग्रेज़ों ने दी थी, लेकिन क्या थी, कॉलोनियल डिपेंडेंस थी इन पे, फॉरेन डोमिनेशन था। फॉरेन डोमिनेशन का मतलब भाई बड़ी-बड़ी कारखाने लग रहे हैं, सारी मशीनरी है, वो सब विदेश से तो आएगी, तो ज़्यादातर जो ओनर्स होते थे वो मतलब फॉरेनर्स ही होते थे, और अगर इंडियन भी होंगे तो वो पार्टनरशिप विद ब्रिटिशर्स ही होते थे साथ में। अर्ली बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, तो कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज एक तरह से डेवलप हुई वो देख सकते हैं। तो फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन बॉम्बे इन 1853। ठीक है, तो ये सब थोड़ा डेट्स याद रहते हो अच्छा रहता है। बाय कोवास जी नैनो भाई। ठीक है, तो ये पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो बहुत पहले मतलब वही जैसे हमने देखा ना, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, तो 1850s के आसपास की बात हो रही थी। तो 1853 के बॉम्बे में पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड। Rapid growth of textile mills. The textile industry expanded dramatically from 56 mills employing 43,000 people in 1879 to 206 mills with nearly 2 lakh workers by 1905। ठीक है, तो जो कपड़े का काम था ये काफ़ी इंडिया में रहा। हैवी इंडस्ट्रीज नहीं लगी इतनी, लेकिन जैसे टेक्सटाइल मिल्स जो होती हैं, जिनमें रॉ आपकी कॉटन वगैरह आ रही है, उससे फिर टेक्सटाइल के कपड़े बन रहे हैं, वो अच्छी तरह ग्रोथ पकड़ गया। Indian entrepreneurs in ship in textiles. The cotton textile industry became a stronghold of Indian entrepreneurs with major concentration of Bombay and Ahmedabad। ठीक है, तो जो गुजरात का जो पूरा एरिया है और बॉम्बे का जो एरिया है, गुजरात और बॉम्बे के बीच के जितने भी शहर आते हैं, वडोदरा, सूरत, ठीक है, वापी वगैरह जितने आते हैं, ये जो पूरा अहमदाबाद, ये पूरा और बॉम्बे तक, ये पूरा जो एरिया, ये डोमिनेटेड बाय पारसी कम्युनिटी एंड गुजराती कम्युनिटी, एंड बोथ कम्युनिटी क्या है, ये दोनों के दोनों बिजनेस कम्युनिटी हैं। और इसमें आपको माइग्रेंट मारवाड़ी कम्युनिटी भी मिल जाएगी जो राजस्थान से जाती हैं। ठीक है, तो इन इस मतलब यहाँ पे इस एरिया में बॉम्बे और अहमदाबाद, सूरत में, और उसका एक रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे वो अपना पोर्ट ये पढ़ते हैं, सी पोर्ट पढ़ते हैं, बॉम्बे में है, सूरत में है। तो इससे पहले प्लेन्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो जो भी कार्गो बाहर जाएगा इंटरनेशनल या वहाँ से रॉ मटेरियल आना है, वो सब मतलब वहीं ये सी रूट से होता था। तो इसलिए जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा आपका, ये जो अपना ये वाला एरिया है, मतलब यहाँ कहीं आपका ये अहमदाबाद हो गया, यहाँ मुंबई हो बॉम्बे हो गया, तो ये जो पूरी बेल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अच्छा अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया। जूट इंडस्ट्री एक्चुअली द जूट इंडस्ट्री बिगेन इन 1855 विद फर्स्ट मिल सेटअप इन रिसरा बंगाल 2 years आफ्टर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्टेड। ठीक है, तो जूट इंडस्ट्री जो थी उसने बंगाल में पहला बंगाल में बनी 1855 में, और 2 साल बाद कॉटन के। Jute industry expansion. The jute sector grew from 20 mills employing 20,000 in 1882 to 36 mills with over 1 lakh by 1901. Unlike textiles, the jute industry remained predominantly controlled by European capital, specifically Scottish investors, with most mills being foreign owned। ठीक है, तो जूट इंडस्ट्री में था फॉरेन कैपिटल ज़्यादा था, फॉरेन ओनरशिप। उसके रीजंस ये हैं कि जूट इंडस्ट्री में पैसा ज़्यादा लगता है, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, तो वो सब क्या है, फॉरेनर्स के पास ज़्यादा पैसा होगा ऑब्वियसली। दूसरा जो मशीनें और टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल नो हाउ है, वो भी फॉरेनर्स के पास है, इंडियंस के पास तो होगी नहीं। तो ये भी रीज़न था कि ज़्यादातर फॉरेन ओनरशिप थी। प्लस जूट जो होता है वो क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था इंटरनेशनल मार्केट्स में, अमेरिका तक जाता था, तो उसके लिए भी आपको फॉरेन कनेक्शंस होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सब रीजंस की वजह से जूट इंडस्ट्री वॉज डोमिनेटेड बाय फॉरनर्स, एंड जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसमें इंडियंस का थोड़ा दबदबा था, क्योंकि टेक्सटाइल लोकली बहुत कंजम्पशन था, तो यहीं मतलब बिक भी जाते थे काफ़ी। और टेक्सटाइल बनाने के लिए उतनी हैवी मशीनरी या इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल नो हाउ की ज़रूरत नहीं थी, इन्वेस्टमेंट भी कम था, तो इसलिए टेक्सटाइल्स में इंडियंस ने मतलब अच्छा ओनरशिप रहा, और इसमें जूट में फॉरेन डोमिनेशन ज़्यादा है। अर्ली बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, कोल माइनिंग इंडस्ट्री ग्रोथ ड्राइवर। द कोल माइनिंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ प्राइमरली टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ रेलवेज एंड अदर डेवलपिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जैसे कोयला जो चीज़ है, जैसे आज का जो बोलते हैं ना पेट्रोलियम है,
या क्रूड ऑयल जिसको बोल देते हैं। अब क्रूड ऑयल सारा मेनली कहाँ से आता है? मिडिल ईस्ट से आता है। तो मिडिल ईस्ट में इतना पैसा, जैसे दुबई वगैरह आपने देखा होगा, इतना पैसा कैसे आया? मतलब 70s 60s 70s तक ये एरियाज इतने डेवलप नहीं थे। आप पुरानी फोटोज देखना कभी नेट पे। तो जैसे यहाँ पे ऑयल फील्ड्स की डिस्कवरी हुई तो एकदम से पैसा आ गया। क्यों? क्योंकि जो एक तरह से लिक्विड गोल्ड बोला जाता है क्रूड ऑयल को, क्योंकि सारी एनर्जी क्रूड ऑयल से आती है। इसी तरह उस जमाने में 1850s की हम बात कर रहे हैं, कोल जो था इसको भी वही बोलते थे, मतलब एक तरह से ब्लैक डायमंड या कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी इससे से आती थी। कोयला जला के ही रेल चलती थी, स्टीम इंजन होते थे तो उसमें कोयला जला, या बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी कोयले से चलती थी। इवन इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो भी थर्मल पावर प्लांट्स होते थे जिसमें कोयला जला के बिजली बनाई जाती थी। तो कोल कोल इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ ड्राइवर है। तो अगर आपके पास कोल अच्छा है, कोल माइनिंग अच्छी हो रही है जो इंडिया में अच्छी होती है, झारखंड वगैरह के एरिया में, तो वहाँ से फिर वो पूरी और इंडस्ट्रीज़ को फ्यूल कर सकता है। रेलवेज़ हो गई, बाकी जितने भी आपका थर्मल पावर प्लांट या इस तरह के काम करने हैं आपको। Significant employment in coal mining. By 1906, coal mining sector had grown to employ nearly 1 lakh persons, demonstrating its substantial contribution to industrial employment. ठीक है, तो कोल इंडस्ट्री अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट भी देने लगी, क्योंकि कोयले की ज़रूरत हर जगह थी। रेलवेज में थी, बाकी जितनी फैक्ट्रीज हैं उनमें बड़ी बड़ी मशीन चलाने के लिए कोयला चाहिए। ड्राइवर्स रेंज ऑफ अर्ली इंडस्ट्री। अदर अर्ली इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड कॉटन जिन्स प्रेसेज। कॉटन जिन वही होती है जो कॉटन को, उसके जो बीज होता है जो उसमें से निकलता है, उसमें से सेपरेट करने के लिए काम आती है। और प्रेस जो होती है, कॉटन प्रेस, वो पूरी की पूरी जो कॉटन वैसे रुई होती है ना, तो उसको दबा के उसका एक पूरी शीट बनाई जाती है, तो वो प्रेस करके बनाई जाती है। राइस मिल्स, फ्लोर मिल्स, टिम्बर मिल्स, टैनरीज, वुलन टेक्सटाइल्स एंड सुगर मिल्स। ये टैनरीज जो होती हैं ये जो आपकी खाल वगैरह होती है जानवरों की, उससे लेदर के चीज़ें बनाने के लिए काम आती है। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनका भी एक तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ। मेजर इंडस्ट्रीज़ तो अपनी थी, जैसे कोयल माइनिंग हो गई, टेक्सटाइल हो गई, जूट हो गया। इसके अलावा ये सब भी शुरू हुआ, और ये सब भी क्या था, कॉलोनियलिज्म की वजह से या ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ था, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी जो थी ये सब विदेश से ही आ रही थी। डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील वर्क्स। आयरन एंड स्टील वर्क्स वर एस्टेब्लिश एज पार्ट ऑफ द अर्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद वेरियस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो आयरन एंड स्टील जो है ये भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना भी नया डेवलपमेंट होता है आयरन और स्टील से ही होता है। तो ये इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे शुरू हुई थी। बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं किया था इन्होंने इंडिया में, क्योंकि इसमें वही बात है कि एक तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, पैसा बहुत लगता है। इंडियंस के पास इतना पैसा उस टाइम, इंडियन जो अब तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, हमारे पास भी अंबानी टाइप लोग हैं, लेकिन उतना इन्वेस्टमेंट करने वाले पहले बिजनेसमैन थे नहीं। तो इसलिए ये भी क्या है, लिमिटेड थी और ज़्यादातर फॉरेन ओन्ड थी। मिनरल इंडस्ट्रीज इमरजेंस। सेवरल मिनरल इंडस्ट्रीज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूडिंग सॉल्ट प्रोडक्शन, माइका माइनिंग एंड सॉल्ट पेटर एक्सटेंशन। ठीक है, सॉल्ट पेटर भी एक तरह का वही होता है जिससे कि और चीज़ें बनती हैं। एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील, केमिकल्स, ऑयल, मशीन टूल्स वर ऑलमोस्ट एंटायरली एब्सेंट फ्रॉम इंडियाज इंडस्ट्रियल लैंडस्केप अंटिल 20th सेंचुरी। ठीक है, जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं ये सब एब्सेंट थी। वो जैसे हमने बात की ना, आयरन और स्टील में कुछ कुछ था, लेकिन ऐसा मैसिव स्केल पे कुछ नहीं था, क्योंकि इसके लिए वही बात है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, और ये सब, और मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सब कहाँ से आएगा? विदेश से आएगा। और अंग्रेज चाहते भी नहीं थे कि इंडिया में ये सब लगे, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं था। इंडिया को वो बस एक रॉ मटेरियल की जगह देखते थे, कि जहाँ से रॉ मटेरियल लिया जाए और फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे बेचे जाएँ, जिससे कि कमाई हो, प्रॉफिट बने। Expansion in the earlier 20th century. Birth of Indian steel industry. The first steel production in India began in 1913 with establishment of Tata Iron and Steel Company TISCO at Jamshedpur. ठीक है, तो इसका नाम आपने सबको सुना ही होगा। टाटा बहुत बड़ा ग्रुप है, उनका पहला बड़ा काम भी यही था, मार्किंग लैंडमार्क अचीवमेंट इन इंडियन ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से शुरुआत हुई पहली हैवी इंडस्ट्रीज़ की इंडिया में। बाद में तो फिर बहुत हुआ, और आज़ादी के बाद तो फिर हमने सरकारी PSUs भी आए, भेल गेल, ये सब जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन इन द 1930s। न्यू इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग सीमेंट, पेपर, शुगर, मैचेज, ग्लास डेवलप ड्यूरिंग 1930s, एक्सपैंडिंग इंडियाज इंडस्ट्रियल बेस बियॉन्ड टेक्सटाइल एंड माइनिंग। ठीक है, तो पहले टेक्सटाइल, माइनिंग, जूट, यही मेन चीज़ें होती थी, लेकिन धीरे धीरे 1930s आते आते इन चीज़ों में भी एक्सपेंशन शुरू हुआ। लेकिन वही बात है कि डोमिनेट नहीं किया था इन्होंने, ये बस धीरे धीरे ये चीज़ भी शुरू हो रही थी। Stunted industrial growth. Despite these developments, India's industrial growth remained significantly stunted compared to Western countries throughout its period. ठीक है, तो बस जैसे सीमेंट हो गया, ये सब चीज़ें हो गया, थोड़ा मतलब प्रेजेंस शुरू हुई थी, मतलब इनकी ऐसे नहीं था कि
वेस्टर्न कंट्रीज़ के बराबर ही यहाँ पे उतना काम हो रहा है। क्योंकि क्यों होगा? अंग्रेज़ कभी चाहेंगे ही नहीं कि सीमेंट जैसे वो चाहेंगे सीमेंट वहाँ से बन के आए, इंग्लैंड से, और फिर यहाँ बिके तो उनको ज़्यादा प्रॉफ़िट हो। इसी तरह सेम विद स्टील वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं। Continued dominance of traditional industries. As late as 1946, cotton and jute still accounted for 40% of all factory workers, showing the continued reliance on these traditional sectors. ठीक है, तो कॉटन और जूट जो थी यही डोमिनेट करते रहे 1940s तक। अब जैसे हमने देखा ना, स्टील के लिए तो भाई टिस्को खुल गई, कभी कोई कोई सीमेंट की फैक्ट्री खुल गई, कहीं कुछ हो गया, तो वो बहुत कम थे। असली काम इन चीज़ों में बाद में हुआ आज़ादी के बाद, क्योंकि जब हमारी सरकार खुद की बनी, वरना तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी तो पार्शियल थी कि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह कुछ हो। Limited modern industrial employment. By 1951, only 2.3 million people out of a total production population of 357 million were employed in modern industry, highlighting the sector's limited reach. ठीक है, तो आज़ादी मिल चुकी थी 1931 में। उस टाइम हमारी मतलब आबादी करीब 35 करोड़ के आसपास, 35 से 40 करोड़ के आसपास मान लीजिए, तो उसमें से सिर्फ 2 करोड़ लोग ही इसमें मतलब इंडस्ट्रीज में थे, 2.3 मिलियन। बाकी सारे किस में होते थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी कौन सी थी? एग्रेरियन इकोनॉमी थी। फिर धीरे धीरे हम एग्रेरियन से सीधे सर्विस सेक्टर में चले गए। कभी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतना डोमिनेट नहीं कर पाए जैसे चाइना ने किया। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग. द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स वर्सेंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स विद दोज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, फॉलिंग फ्रॉम 10.3 मिलियन इन 1901 टू 8.8 मिलियन इन 1951, रिप्रेजेंटिंग अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स. तो देखिए, ये तो हो गई कि जब भी कोई चीज़ उससे बनने लगेगी, मशीन से बनने लगेगी, तो जो उसको हाथ से बना रहे थे उनकी नौकरियां या उनका काम चला जाएगा। जैसे आजकल एआई से हो रहा है, एआई आ रहा है, तो एआई में लोग कहते हैं ना कि एआई कोडिंग कर देगा, तो इसलिए आपने देखा होगा आईटी सेक्टर में बहुत ले ऑफ्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब कोड खुद ही कंप्यूटर से लिख देंगे तो फिर जो कोड अपने हाथों से लिखते थे उन डेवलपर्स की या कंप्यूटर प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेम वही था कि जो हैंडीक्राफ्ट थे और ये सब टेक्सटाइल वगैरह जो हाथ से बनाते थे लोग, ये सब अब फैक्ट्रियों में बनने लगे, सस्ते बनने लगे, ज़्यादा बनने लगे, फास्ट बनने लगे। तो इन सब की ज़रूरत मतलब इन सब का एक तरह से एम्प्लॉयमेंट खतरे में आ गया। Plantation industries, indigo cultivation and exploitation. Indigo was introduced in the late 18th century and flourished in Bengal and Bihar. ठीक है, तो ये इंडिगो रिवॉर्ड्स आपने ये भी सुना होगा, काफ़ी फेमस है। तो इसको वो जो ब्लू डाई होती है उसके लिए बनाया गया था, और इसको वो कैश क्रॉप भी बोलते हैं। बट प्लांटर्स फोर्स पीजेंट्स इनटू कल्टीवेशन अंडर हाईली एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस। ठीक है, तो एक तो वो था कि सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी पहले। पहले जो जो एग्रीकल्चर किया जाता था वो अपने घर में खाने के लिए किया जाता था। भाई गेहूं उगा रहे तो घर में खपत हो जाएगी उसकी। अब उससे क्या किया गया? कैश क्रॉप्स में किया, भाई आप तो अपना ये इंडिगो वगैरह उगाइए और हमको बेचिए और उसमें लगन भरिए। तो इसलिए काफ़ी विरोध भी हुए थे। Literary documentation operation, the oppressive condition on indigo plantation was famously highlighted in Deenbandhu Mitra's play The Neel Darpan, which exposed the brutal treatment of farmers. ठीक है, तो ये तो हम और भी जगह पढ़ चुके हैं, जैसे ये रिवॉर्ड्स वगैरह पढ़ते हैं और ये हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे ये इंडिगो कल्टीवेशन जो था, ये भी एक तरह का पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में का एक रॉ प्रोडक्ट है। Tea industry development and ownership. Tea cultivation began after 1815 Assam, Bengal, South India and Himachal Hills, and were entirely foreign owned, initially with government support through grants of rent free land. ठीक है, तो जो टी चीज़ है, चाय जो है, आज हम कहते हैं ना कि इतने हम तो चाय के बड़े शौकीन हैं इंडियंस, तो टी इज़ अ कम्प्लीटली फॉरेन, मतलब बहुत ही कम प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर होता था टी का, चाय का, भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले। अंग्रेज़ों को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि खुद भी वो पीते थे चाय और इसको एक्सपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा चाइना वगैरह में, तो बहुत अच्छा पैसा बनता था इससे। तो जितना भी टी कल्टीवेशन इंडिया में होता है, असम में, बंगाल में, साउथ इंडिया या हिमाचल हिल्स में, ये सब क्या है? ये अंग्रेज़ों ने शुरू किया था यहाँ पे। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने में तो एंटायरली फॉरेन एंड मतलब फॉरेन ओन्ड था। जैसे आपने ट्री ब्रांड्स भी सुनोगे, ब्रुक बॉन्ड वगैरह, टेटले, ये सब कहाँ की ब्रांड्स हैं? अंग्रेज़ी थे पहले, बाद में फिर इनमें ओनरशिप इंडियन भी आ गई किसी में। Coffee plantation establishment. Coffee plantations were established in South India, particularly in the Nilgiris and Coorg regions, and like tea, were mostly foreign, owned by Europeans. So same with coffee. Tea and coffee both क्या हैं? ये मतलब वही फॉरेन प्रोडक्ट्स थे जो अंग्रेज़ों ने अपने उसके लिए वो किया था, अपने पैसे बनाने के लिए। मतलब अच्छा पैसा बन जाता है इन दोनों को बेच के इंटरनेशनल मार्केट में। और फिर जब मतलब चाय इंडिया में आ गई तो फिर इंडियंस को चाय की धीरे धीरे लत वहाँ से शुरू हुई। तो ऐसा नहीं कि अब ट्रेडिशनली इंडियंस चाय पीने वाले लोग थे अंग्रेज़ों के आने से पहले। तो जैसे अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ी छोड़ गए, हम अंग्रेज़ी बोलते हैं आज सब, देखिए अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है सब।
तो उसी तरह चाय भी जो है वो अंग्रेज़ों की ही दी हुई चीज़ है। इकोनॉमिक ड्रेन थ्रो फॉरेन ओनरशिप, प्लांटेशंस इंडस्ट्रीज फीचर्ड प्रॉफिट्स बीइंग siphoned abroad to foreign owners with highly paid foreign staff and imported machinery dominating operations। ठीक है, तो वही जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो की थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, दादा भाई नौरोजी वगैरह ने दी थी। तो वेल्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ वही थी कि यहाँ से सारा पैसा बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल्स लिए जा रहे हैं और उसको वहाँ पे प्रोडक्शन की जा रही है विदेशों में, यूरोप में बेसिकली, और वहाँ से फिर फाइनल प्रोडक्ट्स लाके यहाँ पे बेच रहे हैं। ठीक है? और यहाँ पे भी अगर इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा दी किसी अंग्रेज़ ने, तो ज़्यादातर तो एक तो खुद वो ओनर ही अंग्रेज़ है, फॉरेनर है। उसके बाद जो बड़ा स्टाफ है ऊपर का, मज़दूर नहीं, जो मतलब हायर मैनेजमेंट वगैरह, वो सारा फॉरेन स्टाफ है, हाईली पेड है, वो सब पैसा यहीं से जा रहा है। इंपोर्टेड मशीनरी है, तो सारा मतलब इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है। और होगा भी क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने मतलब भारतीयों के फ़ायदे के लिए नहीं कुछ किया है, वो अपना फ़ायदा देख के आए थे यहाँ पे। Harsh labor conditions. Indian laborers in plantations worked under harsh, near slavery conditions, creating a stark contrast between the treatment of foreign management and local workers. तो वो पूरा एक्सप्लॉइटेशन था। तो जितनी भी ये प्लांटेशंस हो गई, इंडिगो कल्टीवेशन, चाय कॉफ़ी, जितनी भी इनकी कल्टीवेशन है, इनमें बहुत मतलब बुरी तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता था। 15-15 घंटे काम करा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, नियर स्लेवरी कंडीशंस, बिल्कुल मतलब गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और जो फॉरेन मैनेजमेंट था, उनको साथ बहुत अच्छा उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, लोकल वर्कर्स को बहुत ख़राब ट्रीटमेंट मिल रहा है। डोमिनेंस ऑफ फॉरेन कैपिटल ओवरवेलमिंग foreign ownership of industries. Most industries in colonial India were either foreign owned or dominated by British managing agencies, creating a colonial industrial structure. तो वही देख लिया हमने कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो कॉलोनियल इंडिया में थी वो अंग्रेज़ों की थी, उनके द्वारा ओन थी, या फिर ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसीज उनको मैनेज करती थी, या फिर अगर इंडियंस भी की भी हैं तो कई बार होता था कोलैबोरेशन भी होता था। जैसे 70% कोई अंग्रेज़ ओनर है, 30% कोई इंडियन लोकल ओनर है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता था, जो ओनरशिप है वो फॉरेन ही है, क्योंकि देखिए पैसा अंग्रेज़ों के पास ही था, मशीनरी उन्हीं के पास थी, टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास थी, और सरकार भी उन्हीं की थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हीं का ओनरशिप होगी। Struggles of Indian capitalists. Indian capitalists face significant challenges in securing space in the market and obtaining credit, limiting their ability to compete effectively. ठीक है, तो वही जो बात है क्रेडिट, पैसा पैसा कहाँ से आएगा? अगर आप कोई मतलब उस ज़माने में इंडियन बिजनेसमैन हैं, आप लगाना चाहते हैं, तो आपको उस टाइम बैंक वगैरह भी नहीं थे। बैंक थे तो वो भी सब क्या ब्रिटिश ओन्ड बैंक थे, तो वो आपको क्यों देंगे? और बहुत पैसा चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएंगे? आपको मशीनें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम्स थी इंडियन कैपिटलिस्ट को इंडस्ट्रीज लगाने में। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी वो भी क्या थी, बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी थी। फॉरेन मैनेजमेंट ऑफ इंडियन फर्म्स, इवन दोज फर्म्स दैट वर इंडियन ओन्ड ऑफन ऑपरेटेड अंडर फॉरेन मैनेजमेंट, रिड्यूसिंग इंडिजियस कंट्रोल ओवर बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, तो वही जैसे इंडियन ओन्ड भी है, कोई मतलब इंडियन मालिक ने भी लगा ली, तो भी क्या है कि मैनेजमेंट सारा फॉरेन है। क्यों फॉरेन है? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी है, उसको चलाने की सारी टेक्निकल नो हाउ सब फॉरेन बाहर से ही आती है। तो अगर किसी इंडियन ने कहीं से पैसा जोड़ के वो लगा भी ली, तो भी जो हायर मैनेजमेंट होगा या जो इंजीनियर्स वगैरह होंगे वो सब फॉरेन ही होंगे। तो ओवरऑल मतलब फॉरेन डोमिनेंस ज़्यादा है इसमें। फॉरेन डोमिनेंस इन बैंकिंग सेक्टर, फॉरेन बैंक्स कंट्रोल्ड ओवर 70% डिपॉजिट इन 1914, डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर ओवरवेलिंग कंट्रोल ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, तो जितने भी फॉरेन बैंक्स थे, जैसे HSBC हो गया आपका, हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, या जैसे JP मॉर्गन या सिटी बैंक, ये सब जितने भी थे, इंग्लैंड के जो इंपीरियल बैंक्स थे, ये सब इंडिया में काम करते थे, और इंडियन बैंक्स तो बहुत ही कम थे। तो 70% डिपॉजिट्स किसके पास थे? फॉरेन बैंक्स के पास थे। ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द शेयर ऑफ फॉरेन बैंक्स इन डिपॉजिट डिक्लाइंड बाय टू 57% बाय 1937 एज इंडियन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज बिगैन टू ग्रो एंड एस्टेब्लिश देमसेल्व्स। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे, अभी 1914 की बात है, इसके बाद धीरे धीरे बैंक्स खुलने लगे, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, सब खुले। उसके बाद अपना आया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें सब मर्ज हो गए। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आज़ादी के बाद फाइनली क्या बन गया, जो हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Discriminatory government policies openly favored foreign firms, with railways subsidizing imports through discriminatory for freight rates while neglecting the development of heavy industries like steel, machinery and chemicals। ठीक है, तो वही मतलब बात है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी सारी डिस्क्रिमिनेटरी थी। डिस्क्रिमिनेटरी किसके अगेंस्ट? इंडियंस के अगेंस्ट। वही चाहते थे कि जो उनका खुद का माल है अंग्रेज़ों का, वो सस्ता, उस पर ज़्यादा टैक्स ना लगे, जिससे कि वो ज़्यादा बिके, ज़्यादा प्रॉफिट बने, और इंडियंस कोई भी काम करना चाहें तो उन पर ड्यूटी लगे, टैरिफ लगे, तो उनके प्रोडक्ट उतने ज़्यादा ना बिकें। तो बेसिकली इंडिया को वही था कि रॉ मटेरियल का वो बनाना था कि यहाँ से जितना हो सके रॉ मटेरियल लिया जाए,
और विदेश भेजा जाए, और इंडिया में ज़्यादा इंडस्ट्रियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना हो, अगर हो भी तो भी वो मतलब फॉरेन ओनरशिप में रहे। ये जो हमने देखा ना, ये फॉरेन ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज रहे। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इन इट्स इम्पैक्ट forced free trade policy. While Western nations protected their infant industries, India was compelled to adopt free trade policies under colonial pressure, creating an unequal economic playing field. तो वही है कि अनइकोनॉमिक प्लेइंग फील्ड तो रहेगी भाई, हम तो गुलाम देश थे, तो हमको क्यों बराबरी का वो देंगे। तो वेस्टर्न नेशंस में भी क्या था, ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज नई नई आई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, तो उन्होंने क्या है, वहाँ की सरकारों ने उसको सब्सिडी वगैरह दी कि जिससे ये इंडस्ट्री में ग्रोथ हो। लेकिन इंडिया में तो भाई अंग्रेज जब राज कर रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए ऐसे कोई सेफ्टी नेट नहीं थे, तो फिर अल्टीमेटली बड़ी ही मतलब स्लो ग्रोथ थी इंडिया में इंडस्ट्रीज़ की, बिकॉज ऑफ मतलब इस तरह की जो ट्रेड पॉलिसीज़ थी। Destruction of Indian handicraft. Cheap British manufactured goods flooded Indian markets and then free trade, systematically devastating the traditional handicraft industries that had been backbone of Indian economy. ठीक है, तो वो देख लिया हमें हैंडीक्राफ्ट वगैरह, क्योंकि जो ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट थे वो फैक्ट्रीज में बनते थे, उनकी देखिए, एक तो हैंडीक्राफ्ट में से कंपेयर करें तो क्वालिटी बेटर होती है, क्योंकि मशीन में बन रहा है तो प्रोडक्ट एक जैसा है। दूसरा चीप होता है, सस्ता बहुत होता है। तीसरा बहुत जल्दी बनता है। तो वो सब सारी जो मतलब क्वालिटीज़ हैं, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये ज़्यादा बिकने लग गया, और हैंडीक्राफ्ट्स में लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। मेन चीज़ तो पैसा ही होता है, सस्ते बहुत होते हैं। जैसे चाइना का माल इतना सस्ता क्यों आता है, क्योंकि सारा वो बड़ी फैक्ट्रियों में बन के आता है। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो सारी क्या हो गई, ख़त्म होने लग गई। Late and limited tariff protection. Only in the 1920s, 30s, under mounting nationalist pressure, did the colonial government grant some tariff protection to Indian industries decades later than developing economies. ठीक है, तो 1920 1930 में कहीं जाके वो भी जैसे नेशनलिस्ट प्रेशर, मतलब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह जो ये सब चीज़ें थे ना, ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने थोड़ा दबाव बनाया, भाई कुछ करिए, हमारी भारत की भी इंडस्ट्री बननी चाहिए। लेकिन वो भी वही था कि टू लिटिल एंड टू लेट, कि मतलब उससे कोई ऐसा बहुत बदलाव नहीं आ गया ड्रामेटिक, कि भाई अगर कोई वो भी सम कुछ कुछ मतलब कहते हैं ना, कुछ थोड़ा सा रियायत दे दी कि भाई चलो इंडियन इंडस्ट्री भी में थोड़ी ग्रोथ हो जाए। Discriminatory protection policies. The tariff protection that was eventually provided favored foreign-owned industries like that match industry, while Indian-owned industries such as cement, steel, and glass received inadequate support. ठीक है, तो जो बाहर के इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब अंग्रेज अल्टीमेटली वही चाहेंगे कि जो फॉरेन ओन्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे इसमें एग्जांपल है मैच इंडस्ट्री का, उन पे तो टैरिफ कम लगे, जिससे कि अंग्रेज़ों को ज़्यादा फ़ायदा हो। इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे मान लीजिए स्टील की हैं, कोई सीमेंट की, ग्लास की हैं, उन पे टैरिफ ज़्यादा लगे कि इंडियन प्रोडक्ट ज़्यादा महंगे हो जाएँ, उतना ना बिकें। तो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ हैं। Severe neglect of technical education. By 1939, India had only 7 engineering colleges with merely around 2,000 students, creating a critical shortage of skilled manpower and significantly delayed industrial modernization. ठीक है, तो अब वही बात है कि अंग्रेज़ यहाँ पे क्यों खोलेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज? उनको तो चाहिए थे पढ़े लिखे क्लर्क्स, तो उसके लिए मतलब सिंपल जैसे बीए करवा लिया आपने, इस तरह की जो नॉर्मल डिग्रीज होती हैं ह्यूमैनिटीज़ की, वो बहुत थी, जो भाई इंग्लिश पढ़ सके, बोल सके, थोड़ा अकाउंट्स वगैरह जाने, तो वो अंग्रेज़ों के लिए वो सफिशिएंट था, क्योंकि जो इंजीनियर्स वगैरह हायर मैनेजमेंट होता था वो सारा अपना वहाँ बाहर से लेके आते थे। ठीक है, इसलिए 1939 में बहुत ही कम, सिर्फ पूरे भारत में सिर्फ 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। बाद में फिर आज़ादी के बाद तो हमने बहुत कुछ कर लिया, आज तो हर मतलब शहर, छोटे शहर में मिल जाएगा आपको। लेकिन उस टाइम क्या था, स्किल्ड मैन पावर की काफ़ी कमी थी। क्यों? क्योंकि कहाँ से होगा स्किल्ड मैन पावर? अंग्रेज़ क्यों इंटरेस्ट लेंगे यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए? Strategic industrial projects blocked. The colonial state systematically rejected proposals for developing strategic industries, including shipbuilding, locomotive manufacturing and automobile production, preventing indigenous industrial capability building. ठीक है, अब तो यहाँ तो उन्होंने साफ साफ ही मना कर दिया अंग्रेज़ों ने कि भाई हम इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्री इंडिया में नहीं लगाएंगे, जैसे ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन की लगा दें। भाई जैसे अमेरिका वगैरह, यूरोप में क्या है, उस टाइम ऑटोमोबाइल शुरू हो गए थे, फोर्ड का मॉडल टी आ चुका था, तो वहाँ पे खूब गाड़ियाँ चलती थी। लेकिन इंडिया में कोई ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन नहीं था, तो अंग्रेज़ों ने साफ मना कर दिया। लोकोमोटिव प्रोडक्शन, रेल के इंजन वगैरह होते हैं, शिप्स होती हैं, बड़ी बड़ी शिप बिल्डिंग वगैरह काम होता है, वो सब अंग्रेज़ों ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कि उनको यही लगा ना कि यार यहाँ पे ये सब करके फ़ायदा क्या है। अगर इंडियन को गाड़ी खरीदनी है किसी को, तो हम इंग्लैंड से मंगा देंगे, आप हमें उसमें 100% वो दीजिए ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, तो उनका फ़ायदा उसी में था। Regional imbalances in industrialization. Geographically uneven industrial development. Industrial development in colonial India was characterized by significant geographical imbalances, with growth concentrated in specific regions rather than being evenly distributed. तो वही है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, वो ये था कि कुछ स्टेट्स में या कुछ जगह तक ही हुआ था, ऐसा नहीं कि इवनली पूरे भारत में हो गया हो। जैसे हम देखा स्टील प्लांट तो कहाँ, जमशेदपुर में लगा,
और कॉटन और टेक्सटाइल मिल्स कहाँ हैं? अहमदाबाद और बॉम्बे वाले पूरे बेल्ट में हैं। अब जैसे राजस्थान जैसी जगह हैं, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो जो ज्योग्राफिकल मतलब वो अगर हम उसको मैप में देखें तो बड़ा ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसलिए क्या है कि पूरे ओवरऑल मतलब इंडिया में ओवरऑल जो है ना इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो पूरा एक जैसा नहीं है, और इसका फिर रिजल्ट्स हमें आज़ादी के बाद भी देखने को मिले कि इनिशियली जिन स्टेट्स में ये सब डेवलपमेंट हुए थे वही फिर डेवलप्ड स्टेट बने, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, और जिनमें नहीं थे जैसे बिहार या फिर राजस्थान, तो वो फिर उतने डेवलप नहीं हो पाए स्टेट्स की। तो वो भी एक कॉलोनियल लेगेसी चली आ रही है। Regional concentration of cotton industry. Cotton mills were primarily considered in Bombay and Ahmedabad, creating an industrial cluster in these western cities. ठीक है, तो कॉटन इंडस्ट्री बॉम्बे और अहमदाबाद वाली जो बेल्ट है वहाँ पे लिमिट होकर रह गई। Bengal's dominance in jute manufacturing. The jute industry was predominantly located in Bengal, making this region heavily dependent on single industrial sector. ठीक है, तो जूट इंडस्ट्री बंगाल में ज़्यादा वो हो गई। Isolated steel production center. Steel production was concentrated at Jamshedpur, creating a single major heavy industrial center in eastern India. तो स्टील प्रोडक्शन जैसे टाटा वालों ने लगाया कहाँ पे? जमशेदपुर में। तो हर चीज़ मतलब क्या है ना कि इतना बड़ा भारत है। अब आपने कहा साहब टेक्सटाइल तो यहाँ बनता है, बंगाल में जूट हो गया, जमशेदपुर यहाँ कहीं ये हो गया, तो पूरे भारत का क्या होगा? और वही फिर लेगेसी आज़ादी के बाद कंटिन्यू हुई। टी प्लांटेशन, अब ये टी प्लांटेशन सारी आसाम नॉर्थ ईस्ट में है, थोड़ी बहुत साउथ इंडिया में हो गई। टी प्लांटेशन में आसाम, बंगाल, साउथ इंडिया, बट रिमेन लिमिटेड टू दी स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरियाज विद लिमिटेड क्लाइमेटिक कंडीशंस. Industrial backwardness and regional disparities. Large areas of the country remained industrially backward, which deepened regional disparities and negatively affect national integration by creating unequal economic development patterns. ठीक है, तो वही जैसे हमने देखा कि आज़ादी के बाद भी वही सब चीज़ें चलती रही कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है या फिर स्टेट के बीच में इक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए कि भाई सारे स्टेट्स बराबर से तरक्की कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से आज भी बिहार से, राजस्थान से माइग्रेंट लेबर्स जाते हैं ये अपना मुंबई जैसी जगह, अहमदाबाद में वो करने के लिए मजदूरी वगैरह। क्यों? क्योंकि वही ब्रिटिशर्स द्वारा जो शुरू की गई चीज़ें थी कि भाई जहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री लगाई वही चीज़ें फिर आगे बढ़ी, और जहाँ नहीं लगी इंडस्ट्रीज वो फिर आज भी पिछड़े हुए रह गए। सोशल कंसिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुए? इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास. ए न्यू इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास gradually emerged in India, represented by prominent Indian entrepreneurs like Tata, Birla, Vadias, who established major business enterprises. ठीक है, तो भाई अब इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो एक बिजनेस क्लास या कैपिटलिस्ट क्लास भी डेवलप होगी। तो टाटा हो गए, बिरला हो गए, फिर आज़ादी के बाद जैसे अंबानीज वगैरह आए, अडानी आए। तो अब क्या होता है ना, कितना ही हम इनको बोल लें नेगेटिव, लेकिन भाई देखो एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रीज तो बिजनेसमैन ही लगाते हैं। आज जैसे अगर अंबानी नहीं होते तो फिर ये जैसे जियो का सस्ता डेटा कौन लेके आता? भाई आप कहेंगे ना फिर एयरटेल, वोडाफोन थे, लेकिन वो थे, लेकिन भाई उन्होंने भी अपनी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखी अंबानी ने, तो फिर है ना। तो ऐसा है ना, फ़ायदे नुकसान दोनों के होते हैं। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियलिस्ट सारे ही ख़राब होते हैं और वो पैसा लूटते हैं। उनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट और मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ वगैरह आती हैं, क्योंकि सरकार कहाँ तक करेगी? सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता। सरकार के पास दूसरा क्या है ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी नहीं होती, क्योंकि सरकारी एम्प्लॉयज़ का भी उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएंगे जितना एक प्राइवेट कंपनी करेगी, क्योंकि सबको प्रॉफिट चाहिए। सरकारी उसमें तो सिर्फ नौकरी करते हैं लोग। Development of modern working class. Industrial development led to the formation of a modern proletariat that developed in mills, mines and plantation, creating a new social class structure in Indian society. ठीक है, तो फिर वो एक अपनी नई जैसे बुर्जुआ क्लास, ये जो हमने देख ली ना कैपिटलिस्ट क्लास, ये तो बुर्जुआ है, तो बुर्जुआ बनी है तो फिर एक प्रोलेटेरिएट भी बनेगी। ये तो कौन हो गए? ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये कौन हो गए? ये हो गए लेबर ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज मतलब सब जगह ही, मिल्स में, माइंस में, प्लांटेशन में, चाय के खेतों में, हर जगह जहाँ भी मजदूरी कर रहे हैं पैसों के लिए, वो फिर वो हो गए मॉडर्न वर्किंग क्लास। स्मॉल बट पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल क्लासेस. बोथ द इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास एंड वर्किंग क्लास रिमेन्ड स्मॉल इन साइज बट wielded सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डिसप्रोपोर्शनेट टू देयर नंबर्स. ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल क्लास थी और वर्किंग क्लास थी, दोनों ही क्या थी? कम थी, स्मॉल इन साइज, क्योंकि ज़्यादातर वही हमने देखा ना कि 72 या मतलब 80% के अबाव ही आप मान लीजिए लोग उस टाइम भी एग्रीकल्चर में ही थे। तो जो ये इंडस्ट्रीज़ में जो थे इन लोग इन्वॉल्व, चाहे वो ओनर्स हों चाहे लेबर्स हों, बहुत ही कम थे, लेकिन पैसा अच्छा बनता है इसमें से। और क्या है, बड़े अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो क्या है, थोड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। मॉडर्न इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक. दीज न्यू क्लासेस रिप्रेजेंटेड मॉडर्न इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी adoption and developed a pan Indian outlook that transcended regional boundaries.
तो वही है कि मॉडर्न इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी ये सब आई तो एक तरह से मॉडर्निटी आई, सोशल आउटलुक थोड़ा बढ़ा। जैसे बाहर क्या हो रहा है, बाहर मतलब अमेरिका में क्या हो रहा है या यूरोप में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें भी थोड़ी-थोड़ी इंडिया में आने लगी। तो एक मतलब बाहर की चीज़, एक नई एडॉप्शन हुआ, नए कल्चर का, और एक पैन इंडिया आउटलुक बनी। Central role in national movements. Both classes became central players in India's industrial growth and played crucial role in nationalist movements against colonial rule. ठीक है, तो वही बात है, काफ़ी ज़्यादा। अब ऐसी बात नहीं कि ये सारे वही थे, मतलब आज़ादी को सपोर्ट करते थे। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट अंग्रेज़ों के साथ भी थे क्योंकि उनका अच्छा पैसा बनता था, लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट क्या थे, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। जैसे बिरलाज में ये तो काफ़ी, जो इनके जो फाउंडर थे घनश्याम दास बिरला, वो तो काफ़ी गांधी जी, मतलब एक गांधीवादी थे। तो जितने भी ये थे पैसे वाले लोग, ये मतलब अच्छा सपोर्ट करते थे, पैसा भी देते थे और बाकी जो भी है वो करते थे। दूसरा जो लेबर क्लास थी, वो भी मतलब जो मजदूर थे इन इंडस्ट्रीज़ में, वो भी सब शहरों में रहते थे, तो वो भी अच्छा खासा पॉलिटिकली मतलब वो थे, इन्वॉल्व थे। और मतलब डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करना, ये सब करना, उसमें उनका काफ़ी मतलब इन्वॉल्वमेंट रहता था। Harsh labor conditions, workers faced extremely difficulty working conditions, including long hours, poor wages, and hazardous workplace environment, with plantation workers experiencing particularly severe labor like exploitation. ठीक है, तो वही हार्श कंडीशन वाली हमने ऑलरेडी देख ही लिया था कि भाई अब एक्सप्लॉइटेशन तो होगा ही। भाई अंग्रेज़ों को क्या मतलब, क्योंकि ये एक्सप्लॉइटेशन तो यूरोप में भी हो रहा था, वहाँ पे तो अंग्रेज़ ही थे, अंग्रेज़ ही बुर्जुआ थे, अंग्रेज़ ही लेबरर्स थे। तो जब वहाँ पे होगा तो यहाँ पे तो और भी ज़्यादा हार्श होगा, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटलिज्म में क्या मैटर करता है, प्रॉफिट। और यहाँ तो हम एक तरह से गुलाम ही थे अंग्रेज़ों के, तो फिर बॉन्डेड लेबर लाइक एक्सप्लॉइटेशन तो होना ही है। कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, स्लो एंड कंटिन्यूड कंस्टेंट इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन, मतलब डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज आई, लेकिन बहुत ही धीमी रफ्तार थी, स्लो था। और कंस्टेंट मतलब उसको बड़ा बांध के रखा गया था। और कंस्टेंट किसने किया था, बांधा किसने था, अंग्रेजों ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत कोई इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्री बन जाए, वरना फिर अंग्रेजों के प्रोडक्ट का क्या होगा। The evolution of modern industry in India was characterized by slow, painful, and uneven growth due to restrictive nature of colonial constraint and policies. Limited scale of industrial development. While modern industries like textile, jute, coal, tea, and steel did emerge, their scale remained inadequately small compared to India's vast economic need and potential. ठीक है, तो वही है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उसका जो दायरा था बहुत ही सीमित था। जैसे मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, जूट, कोल, टी, ये सब आई, लेकिन बहुत स्केल पे नहीं थी। कि वजह से एक स्टील प्लांट अगर जमशेदपुर में खोल देंगे तो क्या इतने बड़े भारत का क्या होगा। हर 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 स्टेट में एक स्टील प्लांट होना चाहिए, हर स्टेट में एक सीमेंट प्लांट होना चाहिए। तो भारत का जो इतना बड़ा ज्योग्राफिक एरिया है, उसको उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ। फेलियर टू कंपनसेट फॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल डिक्लाइन. इंडस्ट्रियलाइजेशन फेल्ड टू कंपनसेट फॉर द destruction ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड वाज अनेबल टू एब्जॉर्ब द ग्रोइंग लेबर फोर्स, क्रिएटिंग वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट इशूज़. तो वही है कि जो लोगों का काम चला गया, काम धंधा बंद हो गया, ट्रेडिशनल काम करते थे जो लोग, कोई मान लीजिए हाथ से कपड़े टेक्सटाइल बनाता था, कॉटन का काम करता था, जूट का काम करता था, वो सब चला गया क्योंकि इंडस्ट्रीज ने टेक ओवर कर लिया। तो उनको नौकरी नहीं मिल पाई, या उनको उनको रिप्लेस नहीं कर पाई, कि वो उनको ही मजदूर बना लो, उनको फिर कुछ और ही काम करना पड़ा अपना, क्योंकि उतनी फिर नौकरियां भी थी भी नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है तो इतने ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती भी नहीं है। Colonial exploitation through economic policy. Colonial policy deliberately prioritized British interest, restricted Indian enterprise, and maintained India's role as a market for British manufacturing goods and supplier of raw materials. तो वही है कि कॉलोनियल पॉलिसीज जो थी वो डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर ब्रिटिश इंटरेस्ट को ही ऑब्वियसली फॉलो मतलब प्रायोरिटाइज करेंगी। इंडियन इंटरप्राइज को या इंडियन मार्केट्स को उतना वो मतलब नहीं सपोर्ट दिया गया, चाहते भी नहीं थे ब्रिटिश लोग यहाँ पे कुछ बने। Emergence of new social classes. The industrial process gave rise to new social classes, the capitalist class and the working class. वही जो मार्क्स वाली वो है कि bourgeois and proletariat, who became significant forces in shaping India's social and political transformation. ठीक है, तो वही हमने देखा था कि इनके पास थोड़ी पॉलिटिकल मतलब रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक था। भाई इनके कैपिटलिस्ट पास तो पैसा था, और जो लेबर क्लास थी ये सब अर्बन एरियाज में रहती थी, तो इन्होंने अच्छा खासा एक तरह से पार्टिसिपेशन किया नेशनलिस्ट मूवमेंट में, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। Foundation for nationalist movement and future vision. Industrial evolution in colonial India represented not just economic change but social transformation, laying the crucial foundation for both the nationalist struggle and post-independence India's development vision. ठीक है, तो वही बात है कि इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन जो था उसने काफ़ी पैसे के इकोनॉमिक चेंज आया तो पैसे के उससे, दूसरा जो लेबर क्लास थी
उनका इकोनॉमिक आउटलुक चेंज हुआ, बाहर आए, शहरों में आए, तो उससे भी उन्होंने काफ़ी नेशनलिस्ट मूवमेंट में मतलब एक तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दिया। प्लस जो कैपिटलिस्ट क्लास थी या जो मतलब ओनर्स थे, उन्होंने पैसे के उससे किया, ठीक है? तो ये सब हम देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने अच्छी तरह देख लिया है कि मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का एवोल्यूशन भारत में किस तरह हुआ, और बेसिकली उसका जो मतलब प्राइमरी रीज़न था वो तो था ब्रिटिशर्स, क्यों वो ही लेके आए थे, उन्होंने ही मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में जितनी हो सके लगाई। अब पार्शियल लगाई, बाई पार्शियलिटी करी, डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर किया, क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट बनाने आए थे, ठीक है? तो ये था इसका इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन का एवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।